इस पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे और कश्मीर की रट लगा रखी है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। तुम हमें हराने की बात कर रहे हो। अरे कश्मीर तो छोड़, ये ब्रिज लेकर दिखा। तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन 1 इंच भी नहीं ले पाओगे। ये वादा है इंडियन आर्मी का। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने दी। हाय फ्रेंड्स, पीओके में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बगावत हो चुकी है। क्या पीओके की इंडिया में घर वापसी हो सकती है? तो फ्रेंड्स समझते हैं इस मैटर को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई जगह लोग पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस वजह से पीओके इंडिया का हिस्सा बन सकता है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली एक स्पेकुलेशन ही है। आज फैक्ट्स के साथ इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पीओके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले पिछले कुछ समय पर पीओके के कई इलाकों में महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल और आटे की कीमत, बेरोजगारी और गवर्नेंस को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान आर्मी और इस्लामाबाद की पॉलिसीज के खिलाफ भी नाराजगी सामने आई है। कुछ लोगों को मानना है कि पीओके की रिसोर्सेज का फायदा लोकल लोगों को कम और पाकिस्तान को ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि हर प्रोटेस्ट का मतलब अलग अलग होता है। हर प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव इंडिया के साथ जोड़ना भी सही नहीं होता। लेकिन हम इस मैटर में थोड़ा समझते हैं डीप में। तो सबसे पहले आसिफ मुनीर के खिलाफ नाराज़गी क्यों है इसको समझते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के खिलाफ भी सोशल मीडिया और कुछ प्रोटेस्ट वीडियोस में स्लोगन देखते को मिल रहे हैं। लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। लेकिन पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस से ये कंक्लूड नहीं हो सकता है कि पूरा पीओके या उसकी मेजॉरिटी आर्मी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। ग्राउंड रियलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और वायरल वीडियोज हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या इस प्रोटेस्ट का मतलब पीओके इंडिया में आ जाएगा? तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। शॉर्ट आंसर है कि अभी हमें वेट करना पड़ सकता है। इसके पीछे का रीजंस भी हैं। चलो मान लो अभी इसकी शुरुआत हो गई है, हमारी अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि पीओके पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। दूसरा, इंडिया ऑफिशियली पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जिसमें पीओके भी शामिल है। लेकिन किसी भी टेरिटरी का कंट्रोल सिर्फ प्रोटेस्ट से चेंज नहीं होता है। इसके लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, मिलिट्री सिचुएशन और इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस सबका रोल होता है। तो फ्रेंड्स, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है? फ्यूचर के बारे में कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती है या पीओके के लोगों की डिमांड्स बढ़ती है तो सिचुएशन फ्यूचर में अलग हो सकती है। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि पीओके बस कुछ दिन में इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, फैक्ट्स के हिसाब से अभी थोड़ा सही नहीं लगता है। ये सिर्फ एक हमारा स्पेकुलेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पीओके में प्रोटेस्ट एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन प्रोटेस्ट और किसी टेरिटरी के कंट्रोल में बदलाव दोनों अलग चीज़ें हैं। इस वक्त अवेलेबल फैक्ट्स ये नहीं दिखाते हैं कि पीओके की इंडिया में घर वापसी होना तय है या बहुत करीब है। आने वाले समय में डेवलपमेंट जरूर देखने लायक होंगी। यहाँ पर पाक आर्मी और पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की नाराज़गी है, वहीं पाकिस्तान अपने आप को एक वर्ल्ड में एक उभरती हुई ताकत बताता है। वह कहता है कि वर्ल्ड पावर्स के बीच में वो मीडिएशन करा रहा है, वो पीस मेकर बन चुका है। तो एक हम झलक इसकी भी देखते हैं कि इसके पीस मेकर क्लेम में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम सब जानते हैं वो कितना ही पीस मेकर बन जाए, लेकिन जो उसने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है, अपने से टेररिज्म को बढ़ावा दिया है इंडिया के खिलाफ या और भी कंट्रीज में, वो दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान अब दुनिया में एक पीस मेकर बनकर उभर रहा है। हाँ, ये फ्रेंड्स थोड़ा लाफेबल लगता है कि जो कंट्री अपने टेररिज्म के लिए पूरे वर्ल्ड में बदनाम है वो एक पीस मेकर बनकर उभर रहा है। ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई पीस मेकर बन चुका है या फिर यह सिर्फ डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज हम इस पूरे इश्यू को जो जीरो से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि न्यूज़ है क्या। सबसे पहले एक्चुअल डेवलपमेंट समझते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कराची में पाकिस्तान ने पासिंग आउट परेड में स्पीच दी थी। स्पीच में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स की वजह से अमेरिका और ईरान एक रोड मैप पर एग्री हुए हैं।
तो फ्रेंड्स, एज पर रिपोर्ट्स अमेरिका और ईरान ने 60 दिन के अंदर फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए रोड मैप बनाया है। ये टॉक्स स्विट्जरलैंड में हुई हैं और मीडिएशन कतर और पाकिस्तान ने मिलकर की हैं। शरीफ ने यह भी कहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन के पाकिस्तान विजिट भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इंपोर्टेंस का प्रूफ है। यहाँ से पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक स्टेट भी बन रहा है। Mr. Prime Minister, Vice President Williams. good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help, especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप इतने ख़राब क्यों हुए हैं। तो इसके लिए हम बैक जाते हैं 1979 में, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई थी। इसमें शाह को हटा दिया गया था, जिसमें पहले शाह की पावर थी, फिर उसके बाद अयातुल्ला खमानी पावर में आए थे। इसके बाद अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप टूट गए थे, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन एम्बेसी होस्टेज भी क्राइसिस हुई थी, जो कि बहुत ही इनफेमस है अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में। तब से सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम जब ईरान ने अपना स्टार्ट किया, तभी अमेरिका ने ऑब्जेक्ट किया। अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाकर फिर उसको टेरराइज कर सकता है। ईरान बोलता रहा कि हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की, जिससे कि JCPOA कहा गया। ईरान ने रेस्ट्रिक्शंस मानी थी और बदले में सैंक्शंस हटाए गए थे, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डील से अमेरिका को बाहर कर दिया। Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. If they do, the president has said, we want their country to be successful. But what we know is that our country is successful thanks to great presidential leadership and a lot of good... इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच गया तो वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर बम यूज करना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता। अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ईरान तक लिमिटेड। रेड सी क्राइसिस, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो अभी चल रहा है, इन सब ने मिलकर सिचुएशन को डेंजरस बना रखा है। इसी से एनवायरनमेंट में अमेरिका और ईरान के बीच डायलॉग की जरूरत महसूस हुई। इसी कंटेक्स्ट में मेडिसन एफर्ट्स शुरू हुए। होंगे वो मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वार। सो कॉल्ड क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान का रोल है क्या।
पाकिस्तान ट्रेडिशनली ईरान और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता रहा है। अमेरिका के साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशंस की हिस्ट्री रही है। ईरान पाकिस्तान का नेबर है, बॉर्डर भी शेयर करता है, एनर्जी कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी भी है। पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली कम्युनिकेशन फैसिलिटेट किया है, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखे हैं, कतर का साथ कोऑर्डिनेशन भी की है। कतर और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है। इसी में मेडिएशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी डील मेडिएटर ने ही कराई है, कई कंट्रीज मिलकर इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कतर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कतर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कतर पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का सेंटर बन चुका है, जैसे कि तालिबान यूएस टॉक्स का हुआ, होस्टेज नेगोशिएशंस भी हुई थी, गाजा सीज फायर डिस्कशंस भी वहाँ हुए थे, ईरान कम्युनिकेशन चैनल्स भी वहाँ पर इनिशिएट हुए। इन सब में कतर एक्टिव रहा है, इसलिए अगर मीडिएशन हुई है तो कतर के रोल नेचुरली सिग्निफिकेंट माना गया है। पाकिस्तान ये नैरेटिव क्यों बना रहा है? पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है और हम सबको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लेकर वो अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपनी जनता का पेट भर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम वही है, इसका जो रीज़न मेन वही है, IMF लोन्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनेशनल इमेज इंप्रूव करना भी उसके लिए ज़रूरी है ताकि उसको लोन और इजीली मिल सकें। अगर पाकिस्तान अपने आप को पीस मेकर प्रोजेक्ट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना आसान होता है, इंटरनेशनल गुडविल भी उसकी बनेगी और डिप्लोमेटिक रेलिवेंस भी इंक्रीज होंगे। इसी कंटेक्स्ट में शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इंडिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो भी हम समझते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑनगोइंग और जो प्रीवियस टेंशन्स हैं वो किसी छिपी हुई नहीं है। मैं चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मैं ये बताना चाहता कि हिंदुस्तान के क्या उनके मजमूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी शकरगढ़ जी उसमें शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ जिस तरीके से बयान देते हैं, उनके रिसेंट बयान देखकर लगता है कि वो मेंटली अनफिट हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभी पीस मेकर वाला बयान दिया और इससे पहले ही वो इंडिया के बारे में बयान दे चुके हैं कि हम उनको डिफीट कर देंगे और उन्होंने अगर हमारे खिलाफ कुछ किया, पानी रोका, तो हम उनका ही हल करेंगे, वो हल करेंगे। लेकिन वो शायद हिस्ट्री भूल चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है। अगर हम पास्ट की बात करें तो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से कश्मीर बार और सेकेंड इंडो पैक बार, थर्ड इंडो पैक बार, तो फ्रेंड्स कितनी बार इंडिया ने उनको डिफीट किया है वो शायद भूल गए हैं। अगर हम पास्ट में बात करें तो जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1965 में और 1971 में, जिस तरीके से उनको डिफीट मिली थी और जिस तरीके से बांग्लादेश का हमने डिवीज़न कराया था तो उस समय कितने लोगों ने उनका सरेंडर कराया था। और फिर कारगिल बार 1999 में जिस तरह से उनको डिफीट किया और रिसेंटली ऑपरेशन बालाकोट पूरी और जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से उनको डिफीट मिली है वो सब भूल गए हैं। उसके बाद ये उटपटांग बयान देते हैं तो उससे लगता है कि उनका मेंटली
संतुलन है, मेंटली बैलेंस उनका बिगड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे देश और ऐसे उस कंट्री के पीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है जो पूरे वर्ल्ड में अपनी आतंकवादी हरकतों से बदनाम है। इंडिया का एंगल अगर हम देखें तो इंडिया ट्रेडिशनली ईरान के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करता रहा है और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी स्ट्रॉन्ग है। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है। नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात G7 के इस मंच पर कैसे जो दोनों देशों की साझेदारी की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे दोनों देश के जो ये नेता हैं एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहे हैं, लेकिन आज ये काफ़ी समय बाद जो मुलाकात है दोनों नेताओं की हुई है। और यहाँ भी अगर देखा जाए, अगर अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं तो ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो सकते हैं, रीजनल टेंशंस भी कम हो सकते हैं, इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान मीडिएशन का डिप्लोमेटिक क्रेडिट लेता है तो साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान अपनी इमेज इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। ये नेचुरली अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? रोड मैप बनाना अलग बात है, फाइनल एग्रीमेंट करना अलग। ट्रस्ट डिफिसिट बहुत बड़ा है जिसको फिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर सैंक्शंस इश्यू भी हैं जो यूएस ने हमें ईरान पर काफ़ी लंबे टाइम से लगा रखे हैं। और फिर उसके न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इस जो न्यूक्लियर का जो कंट्रोवर्सी है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है। फिर उसके जो रीजनल मिलिट्रीज़ का प्रॉब्लम है, इजराइल फैक्टर्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इन सब को देखें तो ये फाइनल डील को डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल पिक्चर क्या है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान पीस मेकर बन रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच रोड मैप तैयार हुआ है। पाकिस्तान और कतर मीडिएशन प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फाइनल सक्सेस तब मानी जाएगी जब 60 दिन के अंदर कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन होगा। फिलहाल ये डिप्लोमेसी का एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि इनिशिएटिव परमानेंट पीस की तरफ बढ़ता है या फिर नेगोशिएशंस की बात फिर रुक जाती है। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना रियलिटी। पाकिस्तान इस डेवलपमेंट को अपनी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसका एक्चुअल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तभी क्लियर होगा जब प्रपोज्ड एग्रीमेंट सक्सेसफुली कंक्लूड होगा और दोनों देश अपने कमिटमेंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले जियो पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। थैंक यू।